हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छा होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 24, जो कि हमारा प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हम लोग यूनिट 22 और 23 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारा यूनिट 24 है। यूनिट 24 में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट्स। तो लोन अकाउंट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशनल एस्पेक्ट है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से हमारा स्टार्टिंग होने जा रहा है इंटरेस्ट रेट्स। जो भी इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक अपने कस्टमर को चार्ज करती है लोन्स पे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अभी वो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए हम उसको अच्छे प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। ये बैंक है। तो बैंक 1970 के समय में अपने मनमाने तरीके से लोन देती थी। ठीक है, लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता था वो अपने हिसाब से वो चार्ज करती थी। चलिए, ये बैंक है और एक कस्टमर है। क्या चाहिए आपको? तो मुझे लोन चाहिए। कितना चाहिए? तो 10 लाख चाहिए। ठीक है, 10 लाख मिल जाएगा आपको, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% लगेगा आपको। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 15%, इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे लोन नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कोई और इससे कम में भी दे सकता है। अरे ठीक है, आप दूसरे के पास क्यों जाएंगे। ऐसा करते हैं, 10 लाख लोन आप ले लीजिए, आपको और 12% लगा देते हैं। ठीक है, तो कस्टमर बोल रहा है क्या भाई, नहीं नहीं मुझे 10 लाख तो नहीं, मुझे 10 लाख से ज़्यादा चाहिए, मुझे 20 लाख चाहिए। आपको 20 लाख लोन चाहिए? ठीक है, अगर आप 20 लाख लोन लेते हैं तो आपको 12% से भी हम कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे आप? चलिए आपके लिए 7% लगा दिए। ठीक है, तो फाइनली जाकर के 7% पे इन्हें लोन मिल जा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? 15% से हुआ था, और बैंक उनको फाइनली लोन कितने में दे रहे हैं? 7%। लेकिन अभी भी देखिए अभी क्या हो रहा है, ये बोला नहीं, अदर बैंक मुझे 7% पे लोन दे रहा है। अदर बैंक मुझे 7% पे लोन दे रहा है। तो अगर मुझे 20 लाख लोन लेना है तो मैं वहां से क्यों ना लूँ, जो आपसे लूँ। तो ये बैंक बोल रहा है नहीं, ठीक है, ठीक है, चलिए आपके लिए 5% लगा देता है। डन, डील डन करिए। और यहाँ पे डील डन हो जाती है। ये कहानी थी। 15% में शुरू हुआ और 5% में आकर के सेटलमेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। कस्टमर खुश, बैंक भी खुश। लेकिन ये जो सिस्टम था, ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। बैंक भी अपने मनमाने ढंग से इंटरेस्ट चार्ज करती थी कस्टमर को, कस्टमर भी अपने मनमाने तरीके से, जो बड़े कस्टमर थे वो क्या करते थे, बार्गेनिंग करते थे बैंक के साथ। ओवरऑल हम लोग क्या देखे कि 15% पे लोन बैंक ने ऑफर किया, लेकिन कस्टमर नहीं माना, बार्गेनिंग किया, और ओवरऑल बैंक ने जाके 5% पे उसे लोन दिया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम लेंडिंग रेट। ये कब तक चला? 1973 से 2003 तक चला। ठीक है, पीएलआर में होता क्या था? तो पीएलआर में होता था, बैंक हैड द डिस्क्रिशन टू सेट इट्स ओन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट which was typically based on its cost of fund and others factor। तो बैंक के पास एक राइट होता था, अपना अधिकार होता था कि बैंक जो है अपना पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट, खुद डिसाइड करे। ठीक है, लेकिन ये जब भी वो डिसाइड करे तो उसमें से ये फैक्टर होना चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ फंड आ रहा है एंड अदर फैक्टर जो आ रहा है, उसके हिसाब से बैंक अपना पीएलआर सेट करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें इशू क्या हो रहा था? लैकिंग ट्रांसपेरेंसी, बैंक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रहा था पीएलआर में। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट में, क्योंकि हर बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड अलग हो जा रहा था, और हर बैंक अपने कस्टमर प्रायोरिटी के हिसाब से अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही थी।
इससे बैंक स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं हो रहा था, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये पीएलआर जो था हमारा प्राइम लेंडिंग रेट, जिसमें बैंक अपना बेंचमार्क खुद सेट करता था, आरबीआई ने ऐसा बैंक को पावर दे रखा था। ये कब तक चला? 1973 से 2003 तक चला है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। कॉस्ट ऑफ फंड होता है कि जो भी बैंक के पास जो पैसा है, तो वो पैसा कहाँ से आया? या तो आइदर पब्लिक डिपॉजिट है, या बैंक ने किसी और से उधार लिया है। तो अगर पब्लिक डिपॉजिट है तो पब्लिक डिपॉजिट पे क्या करना है? बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर बैंक ने कहीं से उधार लिया, आरबीआई से लिया, अदर बैंक से लिया, तो वहां पे उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो इंटरेस्ट प्लस रिलेटेड कॉस्ट जो भी होता है, ये बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड होता है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए डिपॉजिट 1000 करोड़ है, इस पे 5% देना है, तो कॉस्ट कितना है? 50 करोड़। बोरोइंग है 500 करोड़, इस पे 6% देना है, क्योंकि हमेशा डिपॉजिट से कुछ ज्यादा बैंक चार्ज करती है, तो यहाँ पे कॉस्ट कितना है? 30 करोड़। बॉन्ड है 500 करोड़, उस पे 7% चार्ज है, कॉस्ट कितना है? 35 करोड़। टोटल फंड कितना हो गया बैंक के पास? 2000 करोड़। और खर्च कितना आ रहा है? कॉस्ट आ रहा है 115 करोड़। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ फंड निकालने का फॉर्मूला है कि टोटल फंड और टोटल कॉस्ट में डिवाइड करता है। तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल फंड मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ फंड आ गया 5.75। ठीक है, 115 करोड़ को आप 2000 करोड़ से भाग दे के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड आपका आ जाएगा। तो अब अगर कॉस्ट ऑफ फंड 5.75 आ रहा है, मतलब क्या है? बैंक अगर इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर लोन देती है तो बैंक का लॉस होगा, होगा ना? तो बैंक अगर इससे ऊपर देती है तो ही बैंक का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या हुआ कि जब पीएलआर सिस्टम था, प्राइम लेंडिंग रेट, तो बैंक मार्केट कंपटीशन में और भी बहुत सारे रीजन में क्या होती है, इससे भी नीचे के रेट में वो लोन दे देते थे। ठीक है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो गया था। और आरबीआई का इम्पैक्ट बैंकों पे जो पड़ना चाहिए, आरबीआई की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, ये सब का इफेक्ट कम हो गया था। नहीं मतलब नहीं के बराबर था। तो अब क्या हुआ? तो लेंडिंग रेट हम लोग यही से निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड प्लस रिस्क प्रीमियम प्लस प्रॉफिट मार्जिन प्लस अदर्स जो भी होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बैंक है और ये कस्टमर है। 2003 में आरबीआई ने क्या कहा? कहा कि अब आप पीएलआर सिस्टम को छोड़ो, ये काफी पुराना है और इससे कुछ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आती है, हमें भी कुछ पता नहीं चलता है कि कौन सा बैंक कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो भी आप बीपीएलआर सिस्टम यूज करो, ये बेस्ट है। तो बीपीएलआर क्या है? बेंच मार्क प्राइम लेंडिंग रेट, ये 2003 में आया। इसमें क्या होता था कि आरबीआई ने बोला कि भाई आपका जो क्रेडिट वर्दी कस्टमर है, क्रेडिट वर्दी कस्टमर क्या? कस्टमर तो बहुत सारा है, लेकिन क्रेडिट वर्दी कस्टमर है जो सबसे अच्छा कस्टमर है, रिलायबल कस्टमर है, ठीक है, आप उसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हो, वही आपका बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट हो जाएगा। अगर आप 5%, आपका 100 कस्टमर है, मगर 100 कस्टमर में आप सबको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हो, लेकिन मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका जो सबसे क्रेडिट वर्दी कस्टमर है, ये आदमी, इसको अगर आप 5% पे दे रहे हो, तो यही आपका बैंक का बीपीएलआर हो गया, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट हो गया। ये आरबीआई ने बोला। ठीक है, ये आपका प्राइम लेंडिंग रेट हो गया। इसके ऊपर तो आप सबको दे ही रहे हो, लेकिन मिनिमम आप ये दे रहे हो जिससे नीचे आप किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसा आरबीआई ने कहा। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट हो गया बीपीएलआर। अब क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि डिफरेंट बैंक डिफरेंट रेट फिक्स्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई ने बैंक से पूछ लिया कि भाई आपका आपका आप अपना रेट सेट करके हमें बताओ। तो किसी बैंक ने कुछ, किसी बैंक ने कुछ, किसी बैंक ने कुछ कर दिया। करने के बाद फिर आरबीआई ने फिक्स कर दिया, चलो भाई ठीक है, आप 5% पे दे रहे हो, आप 5% पे दे रहे हो, ये 7% पे दे रहा है, ये 6 पे दे रहा है, ये 8 पे दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आप रखना। ठीक है, यही आप रखना। तो बीपीएल इक्वल टू क्या हो गया? मिनिमम इंटरेस्ट रेट। और इससे आरबीआई ने बोला चलो भाई, अब तो ऐसा हुआ, कम से कम ट्रांसपेरेंसी आ गई।
स्टैंडर्डाइजेशन आ गया। मुझे तो पता है कि कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ये आरबीआई का ऐसा मानना था। लेकिन जब 2010 में आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकलवाई, वो रिपोर्ट निकालने के बाद क्या हुआ कि आरबीआई को पता चला कि जो बैंक है वो 77% जो लोन अपने कस्टमर को दे चुकी है वो बिलो बीपीएलआर है। वो क्या है? बिलो बीपीएलआर है कि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से भी नीचे दिया। आरबीआई का दिमाग खराब हो गया। अरे भाई, जब तुम लोगों की सुविधा के लिए ना बीपीएलआर बनाए, तुम ही लोग तो बोले कि भाई हम जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ये है, तो मैंने बोला उसी को तुम ना बीपीएलआर बना लो, उससे नीचे मत देना। तो फिर तुम उससे नीचे क्यों दे रहे हो भाई? और मैंने क्वेश्चन किया बैंक को, तो बैंक ने कहा हमने तो बताया आपको कि हमारा जो क्रेडिट वर्दीनेस कस्टमर है उसको हम इतना लोन दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कभी कभी कोई और भी कस्टमर है जिसको हम लोग को इससे भी कम देना पड़ता है। मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन आप तो इसी को पकड़ के बैठ गए कि यही आपका बीपीएलआर होगा, सबसे कम दे रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4% पे भी देना पड़ता है। ठीक है, ऐसा बैंक ने किसको कहा? आरबीआई को कहा। तो आरबीआई तो ये समझ के बैठा था चलो भाई पीएलआर जो था हमारा प्राइम लेंडिंग रेट, इसको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर पाए थे, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं था, मैं चलो बीपीएलआर 2003 में लेके आए, तो चलो भाई अभी मुझे तो पता है कि ये बैंक का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपने कस्टमर पे चार्ज कर रही है। लेकिन जब रिपोर्ट 2010 में बाहर हुआ तो उसमें पता चला कि बीपीएलआर सिस्टम जो रेट बैंक के लिए फिक्स किया गया था बैंक के द्वारा, उससे भी नीचे वो लोग लोन दे रहे हैं, वो भी 77% लोन, 77% लोन उससे नीचे दे रहे हैं। आरबीआई ने पूछा, बैंक ने कहा भाई ऐसा तो नहीं है, हमने कहा था कि हमारा जो सबसे क्रेडिट वर्दीनेस कस्टमर है उसको हम दे रहे हैं, मगर कभी कभी कंडीशन ऐसा भी हो जा रहा है कि इससे भी नीचे का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ऑफर करना पड़ता है ड्यू टू मार्केट कंपटीशन एंड अदर फैक्टर्स। तो आरबीआई काफी परेशान हुआ, सोचा कि कैसे क्या करें कि रेगुलराइज कर सके, ट्रांसपेरेंट कर सके, स्टैंडर्डाइज कर सके बैंकों को रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में। फिर आरबीआई लेके आया बेस रेट 2010 में। क्या लेके आया? बेस रेट 2010 में। बेस रेट में क्या कहा गया? कहा गया इंटरेस्ट रेट बिलो द रेट बैंक कैन नॉट ऑफर लोन टू इट्स कस्टमर, कि जो बेस रेट होगा ना, इससे नीचे कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकता है। बेस रेट कब आया? 2010 में, याद रखिएगा इसको। चलिए, आरबीआई ने ऐसा कहा, आरबीआई ने कहा कि भाई ऐसा है कि अब तुम लोग इस रेट से नीचे लोन कोई भी बैंक कस्टमर को दे नहीं सकता है, लेकिन तुम लोगों को खुद अपना बेस रेट फिक्स करना है। ये किसने कहा? आरबीआई ने कहा कि तुम जो रेट फिक्स कर दोगे वही तुम्हारा बेस रेट होगा, और उससे नीचे कोई भी कंडीशन हो जाए तुमको लोन नहीं देना है कस्टमर को, एक्सेप्ट सम केसेस, जैसे तुम्हारा अपना बैंक का स्टाफ है या गवर्नमेंट का कोई डीआरआई एडवांस है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वीकर सेक्शन को दिया गया, ठीक है, या रिटायरमेंट एम्प्लॉय है तुम्हारा, ठीक है, या अदर जो ऐसे कुछ चीजें थे जिनको अपवाद में रखा गया, उनको छोड़ के बाकी कोई भी लोन अगर तुम देते हो तो तुमको इस रेट से नीचे नहीं देना है। अगर ऐसा तुम दोगे तो तुम पे पेनल्टी होगी, और अच्छी खासी पेनल्टी होगी, क्योंकि अब मैं इस पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्डाइज करके ही दम लूंगा। ठीक है, ऐसा आरबीआई ने कहा। आरबीआई ने कहा भाई तुम अब बेस रेट कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो बिल्कुल वही वही पुराना कंसेप्ट है कि कॉस्ट ऑफ फंड है तुम्हारा जो, वो तुम पता करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, तुम जो सीआरआर एसएलआर मेंटेन कर रहे हो इस पे कितना खर्च आ रहा है तुम्हारा, ये सब को देख के तुम अपना एक बेस रेट फिक्स कर लो। बेस रेट 2010 में आने के बाद आरबीआई पूरी तरह से सेटिस्फाइड था कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलराइज कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है, तो हमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन फिर 2016 में आरबीआई को इंट्रोड्यूस करना पड़ा एमसीएलआर। एमसीएलआर बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। चलिए इसको हम लोग जानेंगे अच्छे से। अब बेस रेट में तो हमें पता है कि आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलराइज कर दिया, उन्हें लगा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है।
लेकिन इशू क्या हो रहा है कि आरबीआई एमपीसी जो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट घटाती है बढ़ाती है। रेपो रेट कब बढ़ाती है? जब रेपो रेट आरबीआई अगर बढ़ा दे तो क्या होगा, तो बैंकों को लोन मिलना थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो जब बैंकों को लोन मिलना महंगा होगा तो वो कस्टमर को भी ज्यादा चार्ज करेगी। ठीक है। और जब आरबीआई रेपो रेट कम करेगी तो क्या होगा, बैंकों को आरबीआई से जो लोन मिलेगी वो कम दर पे मिलेगी, कम रेट पे मिलेगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि बैंक भी अपने कस्टमर को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ऐसा यही कॉन्सेप्ट है। एमपीसी का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जो अपने इकोनॉमी को मॉनेटरी रूप से जो कंट्रोल करते हैं वो एमपीसी के थ्रू से करते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरबीआई ने ऐसा देखा, उनका जो डाटा हुआ, उन्होंने जो एनालाइज किया, जो स्टडी किया, उसमें देखा गया कि आरबीआई एमपीसी के थ्रू से रेपो रेट तो कम कर रही है, मगर रेपो रेट कम करने से बैंकों पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है। सपोज करिए बैंकों पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बहुत कम के बराबर, 25%, 20% पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आरबीआई का जो इम्पैक्ट होना चाहिए बैंकों पे, वो नहीं हो पा रहा था। तो आरबीआई इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मॉनिटर नहीं कर पा रही थी, और रेगुलाइज नहीं कर पा रही थी उसको। ठीक है। तो आरबीआई का इकोनॉमी में, मॉनेटरी इकोनॉमी में हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आरबीआई के द्वारा नहीं हो पा रहा था आफ्टर रेपो रेट कम करने के बाद भी और बढ़ाने के बाद भी। ठीक है। ये इशू आ रहा था बेस रेट सिस्टम के बाद। क्योंकि सपोज करिए अगर आरबीआई ने रेपो रेट कमाया, लेकिन बैंक अगर ऑलरेडी उससे कम रेपो रेट पे लोन दे दिया है, तो फिर क्या बैंक, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? सपोज करिए आरबीआई ने 5% पे दिया और कस्ट और कर दिया, और कस्ट बैंक ने इनके रेपो रेट कम करने से पहले ऑलरेडी 5% पे दे रखा था। तो बताइए, बैंक बोलेगा अरे 5% किया, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, हम तो ऑलरेडी इसको 5% पे दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलराइज तो हो गया था, मगर स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाया था। ठीक है। स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाया था, यहाँ पे एक इशू हो रहा था बेस रेट के साथ। तो फिर आरबीआई ने क्या किया, 2015 में स्टडी किया, रिव्यू मीटिंग किया, और फिर 2016 में एक नया रेट लेकर गए। इसका नाम है एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। क्या होता है एमसीएलआर, इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग। ठीक है। तो बेस रेट में क्या होता है, बेस रेट में जो डिपॉजिट होता है उसके ऊपर जो भी कॉस्ट ऑफ फंड होता है वो हम लोग डिपॉजिट के ऊपर देखते हैं कि डिपॉजिट जो हमारा है उसके ऊपर जो भी खर्च आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बेस रेट डिसाइड करेंगे। मगर एमसीएलआर में क्या होता है, एमसीएलआर में होता है आपका कि एमसीएलआर में क्या होता है कि डिपॉजिट के साथ साथ अगर हमारे बैंक के पास पहला तो पब्लिक मनी है डिपॉजिट के रूप में, इसमें जो खर्च आएगा, कॉस्ट ऑफ फंड आएगा, उसके हिसाब से बेस रेट होता था। मगर एमसीएलआर में क्या हो गया कि डिपॉजिट पे जो कॉस्ट आ रहा है उसके साथ साथ अगर बैंक ने पैसा उधार लिया आरबीआई अदर बैंक से, तो उस पे जो खर्च आ रहा है, उस पे जो कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड आ रहा है, उसको भी जोड़ना है। तो अब देखिए, बोरो जो कर रही है बैंक, तो उस पे क्या होता है, डिफरेंट चीजें हो सकती है। रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो उस पे टेन्योर के हिसाब से रेट अलग हो सकता है। ठीक है। तो इन दोनों को मिला के जो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। ठीक है। और एक चीज ऐड किया गया, चूंकि टेन्योर तो वो कभी 12 महीने का हो सकता है, 24 महीने का हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो टेन्योर के हिसाब से जो प्रीमियम आएगा उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है एमसीएलआर में। ठीक है। तो एमसीएलआर में बाकी चीजें बेस रेट में जो हमारा था वही है। बेस रेट में कॉस्ट ऑफ फंड था जो कि डिपॉजिट के ऊपर में था, मगर यहाँ पे डिपॉजिट प्लस बोरोइंग के ऊपर में हो गया। और जो टाइम के हिसाब से जो चार्ज हो रही थी, जो प्रीमियम, उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया। तो दो चीजें ऐड हुई, बाकी तीन चीजें जो बेस रेट में थी वही थी। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, सीआरआर में जो कॉस्टिंग आता, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जो आ रहा था, इसके हिसाब से हो रहा था। तो एमसीएलआर में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिपॉजिट भी होता है प्लस बोरोइंग पे जो कॉस्ट आता है उसके हिसाब से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है। तो 2016 में हमारा एमसीएलआर आ गया। ठीक है। एमसीएलआर में क्या था, आरबीआई का जो हमारा मोटो था कि भाई हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, रेपो रेट कम करते हैं, तो इस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए। ठीक है। इससे हम लोग मार्केट में जो भी लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। लिक्विडिटी कम है तो बढ़ा सकते हैं, अगर रेपो रेट कम करते हैं तो आप कम दाम पे लोन देंगे, और अगर लिक्विडिटी ज्यादा है तो हम लोग लोन महंगा कर देंगे, तो फिर लोग के पास पैसा कम हो जाएगा। ठीक है। वो लोन नहीं लेगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। तो एमसीएलआर में हमने क्या देखा कि एमसीएलआर में एक चीजें थी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो कहाँ से आ रहा था, डिपॉजिट प्लस बोरोइंग के आ रहा था, प्लस उसमें टेन्योर प्रीमियम ऐड किया गया था, प्लस एक्स्ट्रा जो चीजें हैं स्प्रेड रेट। ये भी बैंक को कहा गया कि आपको ही डिसाइड करना है कि आपका स्प्रेड रेट क्या होगा। तो एमसीएलआर तो
एमसीएलआर जो होगा ये डायरेक्ट रेपो रेट से जुड़ा होगा, ये तो डायरेक्ट रेपो रेट से जुड़ा होगा एमसीएलआर किसी भी बैंक का। मगर जो स्प्रेडिंग रेट होगा वो आप खुद डिसाइड कर लो आपको कितना खर्चा होता है। तो इससे क्या हो गया कि इससे जो है ट्रांसपेरेंसी आई और रेगुलाइज हो गया, लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेगुलराइज हो गया, क्योंकि मेन फैक्टर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ये हो गया एमसीएलआर। और एमसीएलआर को कौन कंट्रोल कर रहा है? एमपीसी के द्वारा ये कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। बाकी जो स्प्रेड रेट है वो बैंक का है, उसके हिसाब से जो उनका खर्च है एक्स्ट्रा वो इनमें वो जोड़ करके वो क्या कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर रही है, वो रेट बना रही है अपना कस्टमर के लिए, ठीक है। चलिए, एमसीएलआर में हम लोग देखते हैं कुछ कुछ पॉइंट है। तो इसमें क्या बैंक मस्ट हैव, कुछ कुछ जो पॉइंट है इसमें वो कहा गया कि बैंक मस्ट हैव ए क्लियर पॉलिसी ऑन इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड बाय दियर बोर्ड्स, ऐसा उनका खुद का पॉलिसी होना चाहिए। दे कैन ऑफर लोन ऑन बोथ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में आप दे सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। लोन प्राइसिंग शुड बी लिंक टू ए बेंचमार्क रेट डिसाइड इंटरनली। द स्प्रेड मतलब मार्जिन चार्ज ओवर द बेंचमार्क शुड बी ट्रांसपेरेंट, ये भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। For loans under 3 years, the reference rate should not be below the benchmark, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एग्रीकल्चर एडवांस शुड बी चार्ज एज पर नॉर्म्स, ये जो नॉर्म्स होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके हिसाब से आपको चार्ज करना है। रेट फॉर लोन्स टू फार्मर मस्ट फॉलो प्रिस्क्राइब नॉर्म एंड राउंडेड ऑफ सुटेबली, प्रायोरिटी सेक्टर को तहत ध्यान रखा गया है। सर्विस चार्ज मस्ट बी रीजनेबल कंसीडरिंग लोन साइज एंड रिटर्न। In case of bank branch takeover, borrower must not face disadvantage and can continue with the existing या acquiring bank। मतलब अगर वो टेक ओवर करता है तो ऐसा नहीं कि उसको डिसएडवांटेज मिले, उसको एडवांटेज मिलना चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, अगर यहाँ पे कम मिल रहा है तो ये हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम था वहां जाने के बाद ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेंडिंग रेट्स कांट बी बिलो बेंचमार्क फॉर लोन लिंक टू ए बेंचमार्क। Penal interest policy should be fair, transparent, and board approved. Levied only for genuine reason like repayment default. No penal interest for loan under priority sector up to 25,000। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नो पेनल इंटरेस्ट आपको लेना है प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर 25,000 तक के लोन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के। एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है? ऑल फ्लोटिंग रेट रूपी लोन जो भी सैंक्शन हुआ था 2016 तक वो सब इसके अंदर कवर आएगा। कंपोनेंट और एमसीएलआर के आप पहले ही बात कर चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, बोरोइंग बजट और नेटवर्क, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रीमियम। अब ये बोल रहा है कि टेन्योर बेस्ड सिस्टम बना के रखिए एमसीएलआर के लिए, ओवरनाइट रखिए, 1 मंथ रखिए, 3 मंथ रखिए, 6 मंथ रखिए, 1 ईयर रखिए। लॉन्ग टर्म में भी आल्सो पब्लिश्ड ईच एमसीएलआर मस्ट बी रिव्यूड मंथली, आपको रिव्यू करना है प्री अनाउंस डेट। स्प्रेड पॉलिसी आपको एक्चुअल लेंडिंग रेट इक्वल टू एमसीलआर प्लस स्प्रेड डिपेंडिंग ऑन बिजनेस कैश स्ट्रेटजी, क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, इसके अनुसार आपका स्प्रेड रेट चेंज होगा। स्प्रेड रिवीजन रूल्स, स्प्रेड कैन नॉट बी इंक्रीज फॉर एग्जिस्टिंग बोरोवर, स्प्रेड रेट कभी भी एग्जिस्टिंग बोरोवर के लिए अनलेस देयर क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल डिटोरिएट, जब तक उसका क्रेडिट रिस्क अगर चेंज नहीं होता तो आप इसको स्प्रेड रेट को चेंज नहीं कर सकते। विच मस्ट बी बैक्ड बाय ए फॉर्मल रिव्यू, ठीक है। लोन एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली स्टेट द बेंचमार्क रेट यूज्ड एंड इंटरेस्ट रेट फ्रीक्वेंटली 1 ईयर और लेस। तो लोन एग्रीमेंट में आपको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियरली मेंशन करना आपका बेंचमार्क रेट क्या है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? नो लेंडिंग इज अलाउड बिलो द एप्लीकेबल एमसीएलआर, तो एमसीएलआर के नीचे कोई भी लेंडिंग आपको नहीं करना एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे आप अपने स्टाफ को लोन दे रहे हैं और डिपॉजिटर के जो एडवांस है उसके अगेंस्ट में आप दे रहे हैं, उनका अगर कोई फिक्स डिपॉजिट है उसके अगर आप लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट दे रहे हैं तो वहाँ पे आप ये छूट रहेगा, ठीक है। इम्प्लॉय को दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने बैंक के सीईओ डायरेक्टर को दे रहे हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कुछ वीकर सेक्शन में दे रहे हैं, ये सब चीजों में कुछ चीजों को एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं एमसीएलआर जो 2016 में आया, इसका आरबीआई ने जो सोचा कि चलो भाई अभी तो हमारा, अब तो जाकर के 2003 से लेकर के 2016 आ गए, अब तो जाकर के हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए, हमारा पूरा कंट्रोल हो जाना चाहिए बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हमें सारी जानकारी होना चाहिए, हम अपने रेपो रेट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, मनी कंट्रोल कर सकते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे भी। अब क्या हुआ कि एमसीएलआर प्लस स्प्रेड रेट, ये तो आपको पहले ही पता है, स्प्रेड रेट डिपेंड करेगा उनके जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनके, एमसीएलआर ये फुली डिपेंड करेगा रेपो रेट पे, ठीक है। तो अब आरबीआई ने बोला कि भाई अब तो जाकर के मेरा जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है ये इम्प्रूव हो गया होगा, अब तो जाकर के मेरा क्या इम्प्रूव हो गया क्योंकि मैंने ऐसा कर दिया। लेकिन क्या हुआ, क्या ये इम्प्रूव हुआ? ये जानना काफी इम्पोर्टेंट था। तो ये इम्प्रूव हुआ
मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। 50 से 75% के बीच में हुआ, मगर 100% ये नहीं हुआ। ये स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन अब तक नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया। क्यों नहीं हुआ, और इसके बाद आरबीआई ने क्या नेक्स्ट अपना पॉलिसी अपनाया या नेक्स्ट कदम अपना क्या उठाया, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा था कि एमसीएलआर लागू करने के बाद क्या आरबीआई ने जैसा सोचा था क्या वो सब कुछ सही हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए हो क्या रहा था कि आरबीआई तो अपना मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट चेंज कर दे रही थी, मगर बैंक बैंक क्या कर रही थी कि बैंक इसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को इंस्टेंट नहीं दे रही या नहीं दे रही है अभी भी। इसके पीछे क्या रीजन है कि जो रेट चेंजेस हो रहा है यहाँ पे तो हो जा रहा है, मगर यहाँ पे होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, बैंक को कैलकुलेशन करने में देरी हो रहा है। ठीक है, ये चीजें हो गई, जिससे क्या हो रहा है कि जो कस्टमर है उसको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसमें डिले हो रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर के ये जो है कहीं ना कहीं ये कमी रह गई एमसीएलआर में, क्योंकि ये इंस्टेंट इसका बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिल रहा था। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है तो फिर कम होने में भी थोड़ा टाइम लग रहा था, बढ़ने में भी टाइम लग रहा था। इंस्टेंट जो इसका इफेक्ट है वो नहीं हो रहा था, इसकी वजह से कस्टमर को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, और ट्रांसपेरेंसी भी सही से नहीं हो रही थी, और रेगुलराइज भी आप कह सकते हैं नहीं हो रहा था। क्योंकि अगर आप सपोज करो कि आज इस मंथ में आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज किया और बैंक कस्टमर को अगले मंथ में दे रही है इसका फायदा, ये तो बैंक के ऊपर हो गया ना। फिर अगले मंथ में किसी रीजन से आरबीआई ने इमरजेंसी में अगर रेपो रेट फिर इंक्रीज किया, फिर बैंक अपने सुविधा के अनुसार देगा, जल्दी नहीं देगा, तो इसे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे थोड़ी सी एक इशू रह जा रही थी, एक कमी रह जा रही थी एमसीएलआर में। और इसी चीज को मिटिगेट किया गया, रिड्यूस किया गया एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट में, जो कि 2019 में आरबीआई के एक स्टडी ग्रुप के द्वारा इसको कहा गया कि अब जो है एमसीएलआर मत रखिए, बैंकों को बोले कि एमसीएलआर से वो जो है स्विच कर जाएगा एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट में। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। चलिए, अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट क्या है, इसमें आरबीआई ने बोला कि आप जो है एमसीएलआर में क्या हो रहा था आपका कि आप जो कॉस्ट ऑफ फंड हो रहा था, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, वो आपका डिपॉजिट और बोरोइंग पे हो रहा था, और बोरोइंग का एक हिस्सा हमारे रेपो रेट पे डिपेंड करता है, और हम जब रेपो रेट चेंज कर रहे थे तो आप भी कर रहे थे, लेकिन टाइम लग रहा था। इसलिए बोला कि आप ऐसा करिए कि हमारा जो रेपो रेट है इससे आप लिंक कर लीजिए इसको, जैसे ये चेंज होगा आप इसको भी चेंज कर देना, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो इसी को बोला गया एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड रेट। तो इसमें आरबीआई ने बोला कि आप इसमें जो है चार चीजें ले सकते हो, चार चीजों पे आप अपना रेट कंसीडर कर सकते हो, उसके साथ लिंक कर सकते हो। पहला तो हो गया हमारा रेपो रेट। दूसरा हो गया कि अगर ट्रेजरी बिल 3 मंथ का जो गवर्नमेंट उस पर पब्लिश करती है रेट, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, 6 महीने वाले ट्रेजरी बिल पे भी कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये किसने कहा, आरबीआई ने कहा बैंकों को। तो यहाँ पे क्या हुआ, और जितने भी 2019 तक जितने भी लोन्स थे, पर्सनल लोन, रिटेल लोन, हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, जो भी फ्लोटिंग रेट में थे, उनको क्या कहा गया, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लिए उनको कहा गया कि आप स्विच कर जाओ एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट में एमसीएलआर से। ठीक है, ताकि कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिले इसका। ठीक है, कस्टमर को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिले। ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 से बोला कि जो भी नए लोन होंगे आप उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट से करना, और बहुत सारे बैंक ने इसको अब तक कर भी लिया है, और बहुत सारे बैंकों ने अब तक नहीं भी किया है। ठीक है, और बहुत सारे एरर भी इसको नहीं किया, नेशनलाइज बैंक लगभग कर चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पे स्विच करने का मतलब ये नहीं है कि लोन क्लोजर हो जा रहा है। स्विच करने का मतलब क्लोजर नहीं माना जाएगा उसको, वो एग्जिस्टिंग क्रेडिट फैसिलिटी ही रहेगा। ठीक है, कस्टमर को बेनिफिट मिल सके इसलिए उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट पे स्विच कर जाना है। ठीक है, तो ये हमारा अभी लेटेस्ट का जो हमारा लेंडिंग रेट है जो आरबीआई के द्वारा किया गया वो है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट। ये डायरेक्ट हमारे रेपो रेट से, आरबीआई के ट्रेजरी बिल से, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल से 3 महीने 6 महीने, ठीक है, या प्राइवेट लिमिटेड ऐप बिल के द्वारा जो ट्रेजरी बिल होता है फिर ऐसे में वो उसके द्वारा लिंक कर लो आप। तो ये 4 चीजों के द्वारा आप लोग लिंक कर सकते हो। तो मैक्सिमम बैंक ने रेपो रेट के साथ इसको लिंक करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये रेपो से क्या बेनिफिट होगा कि अगर आज चेंज होता है तो कल भी कस्टमर को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वो रेपो रेट से डायरेक्ट है, फोर्थ नाइट है, ओवरनाइट है। ठीक है, जिस दिन भी चेंज होगा तो यहाँ पे कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और ट्रांसपेरेंसी होगी और पूरी तरह से रेगुलराइज भी ये कहलाएगा। तो अब तक ये तो लगभग ठीक ही है, और इसमें भी कुछ डिमेरिट्स है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और आरबीआई इस पे स्टडी भी कर रही है कि इससे अच्छा भी अगर कुछ रेगुलराइज करने के लिए कोई अगर लेंडिंग रेट या मेथड, ठीक है, बेंचमार्क अगर लाया जा सके, तो स्टडी ग्रुप है आरबीआई का जो हमेशा हर एक चीज़ों पे स्टडी करते रहती है, फिर उस पर मॉडिफिकेशन होती है। तो ये था हमारा पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट। इसका तुम लोग बीपीएलआर पे आए, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, फिर हम लोग आए बेस रेट पे, फिर आया एमसीएलआर पे, और अभी है एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस रेट पे, जो कि 2019 से अभी चल रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में। अगर कहीं कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और क्या बोलूँ, थैंक यू। ओके।